Good evening, students. So today let us deliver our concluding lecture on the Israel-Palestine conflict. तो पहले मैं कुछ लेक्चर्स आप लोगों को दे चुकी हूँ इस विषय के बारे में, इज़राइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट इसके ऊपर। और आज मैं जो लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करने जा रही हूँ वही है आज का आखिरी लेक्चर ऑन इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह क्या था, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट था और किस किस विषय को लेकर इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच कॉन्फ्लिक्ट आज भी जारी है, ये सब लगभग मैं आपको कह चुकी हूँ। तो अभी हम लोग कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे पता चलता है कि आज इज़राइल और पैलेस्टाइन की समस्या, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट कौन सी जगह, कौन सी दिशा पर खड़ा है। ओके, तो देखिए 1999 में जब इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बनकर आए ehud बाराक, तो बाराक ने लगभग वही सब पॉलिसियों को कंटिन्यू किया जो सारे पॉलिसीज़ एक वक्त इशाक राबिन ने बनाया था। तो अगर आपको याद है, मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा था कि इशाक राबिन एक लिबरल प्राइम मिनिस्टर थे जिनको पैलेस्टाइन के साथ पीस, चैन और अमन बनाए रखने में काफ़ी इंटरेस्ट था और उन्होंने ऐसा बहुत कुछ पॉलिसीज़ अपनाया था जिसके ज़रिए इज़राइल और पैलेस्टाइन की ये जंग काफ़ी हद तक कम हो सके। लेकिन जैसे ही इशाक राबिन के जाने के बाद सिमोन पेरेज़ आए, तो पेरेज़ ने भी लगभग वही सारे पॉलिसीज़ कंटिन्यू किए थे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के आने के बाद पॉलिसीज़ पूरा पलट गया था और पैलेस्टाइन के साथ इज़राइल बहुत ही सख्ती के साथ पेश आ रहा था। लेकिन 99 में जब नेतन्याहू जनरल इलेक्शन हार गए और ehud बाराक को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया गया, तब ehud बाराक ने कुछ पॉलिसीज़ अपनाए जिसके साथ इशाक राबिन का पॉलिसीज़ का काफ़ी मेल था। यानी कि राबिन जैसा ehud बाराक भी पैलेस्टाइन के साथ पीस बनाए रखने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। In 2018 years after Israel occupied the southern Lebanon in the 1982 Lebanon war, the occupation ended as Israel unilaterally withdrew its remaining forces from the security zone in southern Lebanon. तो 1982 में लेबानन के साथ इज़राइल का एक जंग हुआ था जिसके ज़रिए इज़राइल ने लेबानन की दक्षिण ओर में जो दक्षिणी लेबानन का एक बहुत बड़ा इलाका था उसको अपने गिरफ्त में कर लिया था। लेकिन क्योंकि ehud बाराक को अब जंग और नहीं आगे बढ़ाना था, उनको अरब देशों के साथ पीस और ऑर्डर बनाए रखना था, तो उन्होंने लेबानन को वो ज़बरदस्ती लिया गया हिस्सा को वापस कर दिया और एक पीस ट्रीटी लेबानन के साथ हस्ताक्षर किए 2000 में। As the violence increased with the hope for diplomacy, in July 2000 the Camp David 2000 summit was held which was aimed at reaching a final status agreement. तो दोनों पक्षों को ही लगा, एक तरफ इज़राइल, दूसरी ओर पैलेस्टाइन और उनके अरब पड़ोसी, तो दोनों पक्ष को ही लगने लगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से, कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब इसका एक ख़त्म करना चाहिए, इसका एक अंत होना चाहिए और एक फाइनल स्टेटस की ज़रूरत है। मतलब इज़राइल और पैलेस्टाइन ये दो इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट्स बनेगा, इस फाइनल स्टेटस पर
आने की ज़रूरत है। लेकिन कैंप डेविड समिट जो कि सन 2000 में आयोजित हुआ था, वो कैंप डेविड समिट भी टूट गया क्योंकि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अराफत वो अमेरिका और इज़राइल द्वारा प्रस्ताव किए गए कुछ विषय पर सहमत ना हो सके। तो इहूद बराक जो थे, उन्होंने एक प्लान बनाया था। इहूद बराक यानी कि इज़राइल की प्राइम मिनिस्टर ने एक प्लान बनाया था, जिस प्लान में पूरा जो गाज़ा स्ट्रिप उसको ऑफ़र किया गया था पैलेस्तीन की कैपिटल की ओर पे। देखिए पेज 12 आपका फर्स्ट पैराग्राफ में है, Barak was prepared to offer the entire Gaza Strip, a Palestinian capital in a part of East Jerusalem, 73% of West Bank excluding Eastern Jerusalem, raising to 90 to 94% after 10 to 25 years, and financial reparations for Palestinian refugees for peace। तो मतलब देखिए इहूद बराक क्या क्या कॉन्सेशंस पैलेस्टाइन को देने के लिए राज़ी हो गए थे। पैलेस्टाइन को कौन कौन से मामलों में छूट देने के लिए इहूद बराक राज़ी थे। पहला, वो पूरा गाज़ा स्ट्रिप पैलेस्टाइन को देना चाहता था। दूसरा, पूर्वी जेरूसलम की एक हिस्से में पैलेस्टाइन का कैपिटल बनाना चाहते थे। वेस्ट बैंक की 73% एरिया पैलेस्टाइन को देना चाहते थे और 10 से 25 वर्ष के अंदर वेस्ट बैंक की यही 73% एरिया को बढ़ाकर 90 to 94% एरिया तक पैलेस्टाइन को देने के लिए राज़ी हो गए थे। और तो और जितने भी पैलेस्तीनियन नागरिक को इज़राइल की हमले की वजह से बेघर होकर रिफ्यूजी बनकर इधर उधर भटकना पड़ रहा था, उनको फिनेंशियल रिपरेशंस यानी कि आर्थिक कॉम्पेंसेशन यानी कि आर्थिक मदद देने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन अराफत को ये सब ऑफर्स अच्छा नहीं लगा। तो क्या हुआ, जब कैंप डेविड समिट और कैंप डेविड एग्रीमेंट भी टूट गया, तब फिर से एक दूसरा इंतिफादा यानी कि एक दूसरा अपराइजिंग शुरू हो गया, जिसमें पैलेस्तीनी नागरिक इज़राइली फ़ौज पर हमला करने लगा और बदले में इज़राइली फ़ौज बहुत सारे पैलेस्तीनी नागरिकों की जान लेने लगे। तो देखिए एक के बाद एक सभी समिट्स, सभी एग्रीमेंट्स फेल हो रहे थे। या तो इज़राइल को वो पसंद नहीं आ रहा था या फिर पैलेस्टाइन को वो सब पसंद नहीं आ रहा था। तो 2000 से 2005 तक सेकेंड इंतिफादा चलता रहा। ओस्लो अकॉर्ड्स यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो अकॉर्ड्स, जो एग्रीमेंट इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच हस्ताक्षर हुआ था, उसका भी सिग्नेचर के बाद भी पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच पीस या समझौता नहीं आ पाया। सेकेंड इंतिफादा शुरू हो गया, जिसमें इज़राइल और पैलेस्तीन दोनों को ही काफ़ी हानि पहुंचा। तो ये जो पीस प्रोसेस का टूट जाना, कैंप डेविड का टूटना, ओस्लो अकॉर्ड्स का टूट जाना और सेकेंड इंतिफादा का शुरू हो जाना, तो इससे क्या हुआ, पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के हिसाब से एस्टैब्लिश करने का काम काफ़ी मुश्किल बन गया। जैसे जैसे पैलेस्तीनी नागरिक इज़राइली फ़ौज पर, इज़राइली एडमिनिस्ट्रेटर्स पर आक्रमण बढ़ाते रहे, वैसे वैसे इज़राइल ने भी पैलेस्तीनिया नागरिकों पर बहुत जुल्म और सितम उठाने लगे।
तो इहुद बराक की गवर्नमेंट का जब इलेक्शन में हार हो गया तो 2001 में फिर से एक नया प्राइम मिनिस्टर आया जिनका नाम था एरियल शैरॉन। तो शैरॉन ने इज़राइल की लेबर पार्टी को इनवाइट किया उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के लिए, और साथ में पैलेस्टाइन को किसी भी तरह का सहायता ना करने के लिए इन्होंने लेबर पार्टी को समझाया। तो देखिए इहुद बराक के बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर आया एरियल शैरॉन, उन्होंने भी लगभग बेंजामिन नेतन्याहू जैसा ही बहुत सख्ती से पैलेस्टाइन का मामला हैंडल करने लगे। उन्होंने साफ साफ रिफ्यूज़ कर दिया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ कोई निगोशिएशंस यानी बातचीत नहीं होगा, और पैलेस्तीन जब तक इज़राइल की फ़ौज और एडमिनिस्ट्रेटर्स पर संत्रासी आक्रमण करना नहीं छोड़ेंगे तब तक पैलेस्तीनी नागरिकों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। फिर 2002 में देखिए लेबानन की कैपिटल सिटी बायरूट में एक समिट, एक मीटिंग हुआ जहां पर अरब लीग ने एक प्रस्ताव दिया। उसको कहा जाता है एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लान, जिसके ज़रिए इज़राइल और पैलेस्टाइन का लंबा चलता हुआ कॉन्फ्लिक्ट का एंड करने के बारे में सोचा गया। लेकिन बाद में इस प्रपोज़ल को एक पॉलिटिकल प्लान की तरह फॉर्मुलेट किया गया था, और लगभग सभी अरब मेंबर स्टेट्स ने, अरब लीग के जितने भी अरब मेंबर स्टेट्स थे उन सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस प्लान में क्या कहा गया था कि सभी अरब देश इज़राइल के साथ अपना रिलेशन नॉर्मलाइज कर लेंगे, इज़राइल को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन ज्यूइश स्टेट के हिसाब से मान लेंगे, इसका अस्तित्व को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बदले में इज़राइल को क्या करना पड़ेगा? इज़राइल को गोलन हाइट्स यानी सीरिया में, याद कीजिए जब 1967 का वॉर हुआ था तो उस वॉर में इज़राइल ने सीरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका नाम था गोलन हाइट्स, वो एक्चुअली एक प्लेटो एरिया था सीरिया का, उस पर अपना कब्ज़ा करके उसको अपना टेरिटरी में अंतर्गत कर लिया था। तो अरब देशों ने कहा कि इज़राइल को सीरिया की गोलन हाइट्स से पूरी तरह से चले जाना होगा, गोलन हाइट्स सीरिया को वापस लौटाना होगा, और साथ में पूरा गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन को देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम। इसके साथ ही ये प्लान इज़राइल से और भी मांग की कि वो एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को बनाने में और उसको मेंटेन करने में मदद करे, और पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़, जो सभी पैलेस्टीनियन लोग बेघर होकर रिफ्यूजी बन गए हैं, उनको घर दिलवाए, उनको आर्थिक मदद करे। लेकिन इस अरब प्लान को इस बायरूट समिट में तैयार किए गए अरब प्लान को इज़राइल ने रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, और जिसकी वजह से पैलेस्टाइन और इज़राइल का रिश्ता आज तक नॉर्मलाइज नहीं हो पाया है। तो देखिए हाल ही में न्यूज़पेपर्स में कुछ रिपोर्ट्स निकला है जिसमें दिखाया गया है कि इज़राइल लगातार वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में अपना सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो सेटलमेंट्स का मतलब क्या है? जहाँ पर इज़राइल अपने ज्यूइश नागरिकों को मतलब अपने ज्यूइश नागरिकों का बसेरा बनाए जा रहे हैं,
वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में, जो कि असल में पैलेस्तीन का हिस्सा है। और हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिकी पोम्पियो ने एक विज़िट किया है इज़राइल में इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत करने में कि कैसे इज़राइल वेस्ट बैंक पर अपना सेटलमेंट्स बनाएगा, उस बारे में बातचीत करने के लिए। और जिस दिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इज़राइल का कैपिटल के हिसाब से स्वीकार कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जेरूसलम को इज़राइल का कैपिटल घोषणा कर दिया, उस दिन से इज़राइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है और इन दोनों के बीच कोई भी पीस या टू स्टेट सॉल्यूशन की आशा फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इसी के साथ हमारा इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है। आप लोग मेरे जितने भी लेक्चर्स मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, नोट को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझको कॉल कीजिए, हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करके आप लोगों के साथ डायरेक्टली बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।